हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट लीगल साइंस। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, आपने टाइटल देख लिया होगा। हरियाणा एडीए के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। यहाँ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। ठीक है, अभी आप सबको पता होगा कि न्यू सिलेबस आ गया है, अब स्क्रीन टेस्ट ऐड कर दिया गया और उसमें पूरा का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर केवल सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस का पैटर्न और पैटर्न जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी एग्जाम को अगर अप्रोच कर रहे हैं तो अगर हमें पता होगा कि उस एग्जाम की आस्किंग क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। मींस दैट कि अगर हमें पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, जो हरियाणा एडीए का जो एग्जाम होगा, इसका जो स्क्रीन टेस्ट होगा, आपको बहुत सारे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे यूट्यूब पे, नो डाउट, और आपके पास बहुत सारी बुक्स भी होंगी। बट एडीए के लिए स्पेसिफिक ऐसा क्या है इन क्वेश्चंस में, उसको हमें देखना है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहने वाले। यहाँ जो क्वेश्चन रहने वाले वो कैसे रहेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग रहेंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड, और यहाँ पर मैं एडीए का एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें मैं कवर करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और लाइक जरूर कर देना, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, मैं और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। यहाँ हम कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जब बात करते हैं हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इट मीन्स दैट इट इज टॉकिंग अबाउट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखे हैं, 3 स्टेटमेंट्स है, एंड देन उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर रखा है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज आर करेक्ट। मीन्स दैट इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। यहां पर आपको मेन फोकस रखना है कि यहां नॉट वर्ड तो यूज नहीं हुआ है। अगर नॉट वर्ड यूज हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ध्यान से देखना है, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। यहां पूछा केवल करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर पास बाय द पार्लियामेंट इन 1993। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये रॉन्ग है। वाई रॉन्ग, कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो थे, लेकिन यहाँ पर जो ईयर है वो रॉन्ग दे रखा है, या 1992 में हुए थे पार्लियामेंट के अंदर पास। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ आपने ध्यान से रीड नहीं किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 73rd और 74th ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे, बट ईयर 1992 था, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, द 73rd अमेंडमेंट वॉज अबाउट अर्बन लोकल गवर्नमेंट। नहीं जी, 73rd था रूरल गवर्नमेंट के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट को देखिए, द 74th अमेंडमेंट मेड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द रूरल लोकल गवर्नमेंट। नहीं जी, ये बात करता था अर्बन लोकल गवर्नमेंट की। इट मीन्स दैट तीनों के तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर हम इसको फास्ट वे में रीड करेंगे, अगर हरी रहेंगे, मीन्स दैट जल्दीबाजी में अगर इसको रीड करेंगे तो हम ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या सीख मिलती है कि क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली आपको रीड करना है अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं हरियाणा एडीए, तो वहां पर ये पैटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, एक भी नहीं। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन। जैसे फाइनेंस कमीशन आता है आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 क्या कहता है फाइनेंस कमीशन के बारे में, कि ये 5 साल के लिए कमीशन बनाया जाता है, वो यहाँ पे एक चेयरमैन रहेंगे, 4 उसके मेंबर्स रहेंगे। तो देखते हैं, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं हमें 4, एंड देन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, नॉट करेक्ट, तो इनमें से सही कौन सा नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ फाइनेंस कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। बिल्कुल सही बात है। द चेयरमैन इज अ रिटायर्ड हाईकोर्ट जज। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जो चेयरमैन होते हैं वो, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, उनकी एलिजिबिलिटी होती है कि उनके पास इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कि वो हाई कोर्ट के जज बन सके, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सके। इट मीन्स दैट कि चेयरमैन रिटायर्ड हाई कोर्ट नहीं होगा, वो उनकी एलिजिबिलिटी होगी कि वो जज बन सके, इतनी एलिजिबिलिटी उनके पास होनी चाहिए। मीन्स दैट कि या तो उनकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो हाई कोर्ट के जज बन सके। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। एवरी मेंबर ऑफ द कमीशन होल्ड्स ऑफिस फॉर सच अ पीरियड
एज इज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है जी, यहाँ पर दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है जी, यानी फर्स्ट 3 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ओनली 2 यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जैसे ही अटॉर्नी जनरल आते हैं हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर अटॉर्नी जनरल कौन होता है? अटॉर्नी जनरल बेसिकली इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, मींस दैट कि वो यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट के अंदर। क्वेश्चन क्या किया गया हमसे, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जो ऊपर दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी। बिल्कुल भी नहीं, वो इंडियन जुडिशरी का पार्ट नहीं होते, वो यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नहीं जी, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। यहां पर देखो कितना ट्रिकी स्टेटमेंट दे रखा है, लेकिन एडवाइस वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लेते हैं, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। यानी ये स्टेटमेंट दोनों गलत हैं। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ कि अटॉर्नी जनरल का टेन्योर है वो कितना रहेगा। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है, वो लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स अटेंड कर सकते हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट, इट मींस दैट आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से स्टेटमेंट, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन राइट्स आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इनमें से ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ये चारों, ये कवर करते हैं आर्टिकल 21 में कौन कौन सा स्टेटमेंट। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेटमेंट है राइट टू चूज द लाइफ पार्टनर, बिल्कुल कवर करेगा। सेकेंड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन, बिल्कुल कवर करेगा, पर्सनल लिबर्टी को हर्ट होगा। थर्ड है राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर, बिल्कुल। राइट टू एनवायरमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट में कहा है। देन आता है राइट टू प्रोटेस्ट, ये फॉल नहीं करेगा। राइट टू प्रोटेस्ट कहाँ फॉल कर जाएगा, राइट टू प्रोटेस्ट आर्टिकल 19 में फॉल कर जाएगा, तो यहां पर वो फॉल नहीं करेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, तो यहां पर फॉल नहीं करेगा। तो 1 2 3 यहां पर फॉल करे, इट मींस दैट हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, which of the following principle is are implied institutionally in the parliamentary government? ठीक है, which of the following statement given above is correct? ठीक है जी, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। कह रहा है कि मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल, जो एमपी बनेंगे, जो लोकसभा के मेंबर बनेंगे, मींस दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, वही कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे इंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। बिल्कुल ठीक बात है, जब तक आपकी सरकार है, आपकी सरकार की मेजोरिटी है पार्लियामेंट के अंदर, तब तक आप मिनिस्टर रहेंगे। द कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। यहां आप ध्यान से देखेंगे, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो कैबिनेट जो होता है उनको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। मींस दैट ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करना है और बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। इनमें से सही कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, देर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। बिल्कुल करेक्ट बात है कि इंडिया सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है। अगर आप किसी भी अदर कंट्री का सिटीजनशिप जैसे ही लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप है, वो डिसॉल्व कर जाएगा। सेकंड कह रहा है सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकेम द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट अभी मैंने आपको बताया कौन होता है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है द पर्सन मस्ट बी इंडियन सिटीजन। अब बाय बर्थ हो, बाय रजिस्ट्रेशन हो, बाय एनी अदर वे हो, बस सिटीजन होना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसको हम गलत मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ओनली वर्ड यूज कर लिया गया है। थर्ड है अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल गलत बात है। तो यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। तो आंसर क्या होना चाहिए, ओनली वन। तो ओनली वन के लिए क्या आंसर होना चाहिए, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ क्वेश्चन।
with reference to the provision contained in part 4th of the Constitution of India. Part 4th means that DPSP, Directive Principle of State Policy. Consider the following statement. क्या बताना है स्टेटमेंट के बारे में? Which of the following statement given above is correct? करेक्ट बताना है, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? दे शैल बी एनफोर्सेबल बाई कोर्ट्स। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिप्शन होता है स्टेट का। फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्सेबल बाई कोर्ट्स बट नॉट डीपीएसपी। मीन्स दैट कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार फ्री में लैपटॉप दे रही है, फ्री में साइकिल दे रही है, तो इट डजेंट मीन कि हरियाणा वाले चले जाएंगे और कहेंगे कि भैया हमारी सरकार क्यों नहीं दे रही है फ्री में लैपटॉप, फ्री में साइकिल, तो वो नहीं चल सकता। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए आप जा सकते हैं। आप चाहे हरियाणा से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे कहीं से भी हो, अगर आपका फंडामेंटल राइट का वोलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाई एनी कोर्ट। बिल्कुल सही बात है, वो किसी भी कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं हो सकते। क्या? कौन? डीपीएसपी। द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड क्या है? करेक्ट है। तो यह आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है अब तक कि किस तरीके का पैटर्न है, यहाँ पर किस तरीके से स्टेटमेंट दे रखा है, एंड देन उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से रहने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन को देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमें कंसिडर करने, ठीक है जी। अब पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर नॉट करेक्ट। मीन्स दैट नॉट करेक्ट, यानी हमें बताने कौन सा गलत है, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। If a person is elected to the both house of parliament, both house of parliament means that Rajya Sabha and Lok Sabha, he must intimate within 10 days which house he decide to serve. मीन्स दैट कि उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भैया मेरे को लोकसभा में रहना है कि राज्यसभा में रहना है विदिन 10 days, अदरवाइज उसकी दोनों सीटें वैकेंट हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। सेकेंड है, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू 2 seats in a house, he should exercise his option for the one, otherwise both seat become vacant. बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है कि अगर कोई भी पर्सन है वो 2 जगह से इलेक्ट हो जाता है तो अगर वो दोनों जगह में से एक जगह चूज नहीं करता है तो तुरंत उसकी सीट वैकेंट कर दी जाएगी। नहीं जी, दोनों सीटें वैकेंट नहीं की जाएगी, एक की जाएगी, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है? इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम वैकेंट। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर कोई भी सिटिंग एमपी है या फिर सिटिंग एमएलए है, अगर वो किसी भी तरीके से एमपी का इलेक्शन लड़ता है या फिर दूसरे हाउस के लिए इलेक्शन लड़ता है, तो यहाँ पर मान लीजिए वो सीट वैकेंट नहीं होगी ऑटोमेटिकली फर्स्ट। अगर हो सकता है कि वो सेकंड सीट जहाँ से उसने जीता इलेक्शन वहाँ वो जाना ही नहीं चाहिए, वो फर्स्ट सीट के साथ ही रहना चाहिए, ठीक है। तो वो फर्स्ट सीट के साथ रहेगा। जैसे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो जो कह रहा है, इट मीन्स दैट कि यहाँ पर जो केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और ये दोनों गलत है। तो क्वेश्चन क्या था? नॉट करेक्ट। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड और थर्ड सही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से रीड कीजिए। इन द केस ऑफ अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर कैन रिजर्व इट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अभी ये इशू बहुत चल रहा है, हाईलाइटेड है। अभी तमिलनाडु के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है कि वहाँ के जो गवर्नर है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके बीच में बहुत बड़ा इशू चल रहा है ये, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन की डिमांड क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी हमें सही स्टेटमेंट बताने की इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द प्रेसिडेंट मे डिक्लेयर और विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल। बिल्कुल सही है, सिंपल है, करेक्ट है। द प्रेसिडेंट मे रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही बात है, वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट रिकंसिडर द बिल विद इन 3 months एंड इफ पास अगेन इट इज ऑब्लिगेटरी अपॉन द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट। यहां पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, ऑब्लिगेटरी, चलो ये गलत है। फोर्थ वाला देखिए, इन केस ऑफ कंसिडर्ड बिल विच इज पास अगेन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर हिज असेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, तो आंसर क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द टर्म सॉवरन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब्सक्राइब्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग। सॉवरन, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन अबव बिलो।
तो यहाँ पर ये जो कोड्स दे रखे हैं स्टेटमेंट के, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है। ठीक है जी। सोवरेन वर्ड को पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है सोवरेन। बेसिकली सोवरेन मीनिंग मीन्स दैट कि जैसे इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, इट मीन्स दैट कि इंडिया के ऊपर कोई भी अदर कंट्री इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, डायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से, किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, यानी इंडिया को रन नहीं कर सकती। जिस तरीके से आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इंटरफेरेंस कर लेते हैं, आपको किसी बर्थडे पार्टी में जाने से रोक लेते हैं, किसी मैरिज फंक्शन में जाने से रोक लेते हैं, ठीक है, तो मीन्स दैट यू आर नॉट सॉवरेन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, इमोशनल तरीके से, किसी भी तरीके से आपकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आप सॉवरेन नहीं हैं। इंडियन पेरेंट्स करते हैं तो इंडियंस तो कभी सॉवरेन होते ही नहीं इंडिविजुअली, ठीक है, लेकिन हमारा कंट्री सॉवरेन है, मीन्स दैट कि हमारी कंट्री के ऊपर कोई भी बाहर का कंट्री किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं करता है, ठीक है, तो हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट प्लस सॉवरेन कंट्री है। चलो अब स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट, इंडिया कैन मेक एंड अनमेक एनी डिसीजन विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है कि इंडिया कैन मेक एंड अनमेक एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन ले सकता है, इंडिया की मर्जी है, ना ले, ठीक है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड के बिना इंटरफेरेंस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूनियन एंड स्टेट बोथ आर सोवरेन, नहीं जी, हमारा जो यूनियन है वही सोवरेन। अगर स्टेट भी सोवरेन हो गए तो स्टेट गवर्नमेंट मनचाही पावर यूज करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, वो यूनियन को सुनेंगे ही नहीं। इसलिए हमारा स्टेट और यूनियन दोनों सॉवरेन नहीं है। यहाँ पर क्वाजी फेडरल जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो किया जाता है। यहाँ यूनियन मोर पावरफुल है, स्टेट पावरफुल नहीं है, तो यूनियन का जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी लॉ होगा, वो प्रिवेल करेगा अब स्टेट के ऊपर, ठीक है। कुछ लिस्ट है वो हमने स्टेट लिस्ट में मेंशन कर रखी है, और कुछ लिस्ट है जो यूनियन में कर रखी है, बट स्टिल देयर इज अ कॉन्करेंट लिस्ट जहां यूनियन प्रिवेल करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। थर्ड क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी, बिल्कुल बात सही बात है, हमने एक्वायर की, अभी गोवा किया था इंडिपेंडेंस के बाद में, सिक्किम किया, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है, यूनियन ऑफ इंडिया हैज पावर टू सीड पार्ट्स ऑफ द नेशनल टेरिटरी, बिल्कुल सही बात है। मीन्स दैट यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। 11th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स दैट यहाँ पर 3 लिस्ट होती है। फर्स्ट लिस्ट क्या होता है, स्टेट लिस्ट होता है एक, एंड देन उसके बाद में यूनियन लिस्ट होता है, एंड देन उसके बाद में कॉन्करेंट लिस्ट होता है। जो स्टेट लिस्ट होता है उसके अंदर स्टेट के सब्जेक्ट मैटर होते हैं, यूनियन लिस्ट में यूनियन के सब्जेक्ट मैटर होते हैं। स्टेट मीन्स दैट जैसे पुलिस हो गया, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया। यूनियन लिस्ट मीन्स दैट जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, वो सारी यूनियन लिस्ट में आएंगे। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन हो गया, इस तरीके से वो कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे। चलिए अब हमारे क्वेश्चन की डिमांड देख लेते हैं, क्वेश्चन की क्या डिमांड है यहाँ पर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो, यानी ये कोड जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उसके बेसिस पे कोड्स दे रखे हैं, सही कौन सा है, करेक्ट कौन सा है, ठीक है जी। फर्स्ट है एजुकेशन, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा, बिल्कुल आएगा जी। प्रोफेशनल टैक्स बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ ये आएगा स्टेट लिस्ट के अंदर, ठीक है। देन आता है वेट एंड मेजर स्टैंडर्ड, देन आता है इलेक्ट्रिसिटी, देन आता है फॉरेस्ट। तो इनमें से कौन कौन से हैं जो कौन से लिस्ट में आ रहे हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आ रहे हैं वो फर्स्ट है, थर्ड है, फोर्थ और फिफ्थ है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहीं पर है, फर्स्ट, थर्ड नहीं है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। देखिए कितने ट्रिकी ऑप्शंस है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई जल्दीबाजी करेगा तो क्या करके आ जाएगा आंसर, डी, नन ऑफ द अबव। क्या करके आ जाएगा, नन ऑफ द अबव। लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आप नन ऑफ द अबव करेंगे मीन्स दैट कि यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट है। 1, 4, 5, ठीक है, 1 है, 4 है, 5 है, यानी 1 एजुकेशन किस में आता है, कॉन्करेंट में आता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्करेंट में आता है, फॉरेस्ट किस में आता है, कॉन्करेंट में आता है, तो बिल्कुल सही है, तीनों आ रहे हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, सेकंड नहीं आता क्योंकि वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो ये ऑप्शन कैंसिल। ऑल ऑफ द अबव, सारे भी नहीं आएंगे। नन ऑफ द अबव, नहीं जी, ए ऑप्शन करेक्ट है, ये तीनों फॉल कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 प्रेस्क्राइब द मोड ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है जी। सेकेंड देखते हैं, आर्टिकल 326 empowers the parliament to make laws relating to election of state legislative assembly। तो यहां पर हमें क्या देखना है, यहां पर पार्लियामेंट को ये पावर नहीं देता आर्टिकल 326, तो ये क्या है, गलत बात है।
द स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया हैव नो पावर टू मेक लॉज रिलेटिंग टू इलेक्शन। बिल्कुल स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है, तो स्टेटमेंट भी गलत हुआ। अब हमसे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। सही कौन सा, केवल 1 ए, तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इलेक्शन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस में हमें कंसिडर करने हैं तीनों स्टेटमेंट। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर गिवन अबव इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा इनमें से। इट इज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है, परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है जी। इट हैज बीन फंक्शनिंग एज अ मल्टी मेंबर बॉडी सिंस इट्स इंसेप्शन। बिल्कुल गलत बात। ठीक है, मल्टी मेंबर्स नहीं। इट कैन कैंसिल द इलेक्शन ऑन द ग्राउंड दैट कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज नॉट पॉसिबल। नहीं, कैंसिल करने का काम इनका है ही नहीं। इनका काम है केवल और केवल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने का, कैंसिल करवाने का इनका काम नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा, करेक्ट स्टेटमेंट ए, यानी ओनली 1, एक स्टेटमेंट करेक्ट। अब यहाँ पर ओनली 2 3 है, 1 2 3 नहीं है, यहाँ पर है ओनली 1 है कि 2 स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट सही है फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मणिपुर के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगाई गई, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। और रिसेंटली अगर आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि रिसेंटली राज्यसभा के अंदर फिर से बिल पास किया गया ताकि मणिपुर के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल है उसको हम कंटिन्यू कर सकें। ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। नहीं जी, ये सब्जेक्टिव रियलिटी है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है जी। उसके बाद में क्या कह रहा है, ए प्रोक्लेमेशन अंडर दिस आर्टिकल कैन बी रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस प्रोक्लेमेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व। यस, जैसे प्रेसिडेंट रूल आएगा, स्टेट असेंबली गई, चीफ मिनिस्टर गए, तो यहां पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ कह रहा है, दिस प्रोक्लेमेशन हैज टू बी अप्रूव्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ। बिल्कुल सही बात है, यही मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। रिसेंटली मणिपुर के लिए राज्यसभा में बिल पास किया गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट। करेक्ट कौन से है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कौन सा ऑप्शन अपना, डी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360। अभी हमने स्टेट इमरजेंसी देखी, अब देखेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, और एक होता है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट, और हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिवन इज करेक्ट। मींस दैट कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इशूड शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both house of the parliament। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में सेकंड कहता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन it is competent for the president of India to issue section for the reduction of salaries allowances of all any class of person and serving in connection with the affairs of the union but excluding the judges of the Supreme Court and the High Court। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो करेक्ट कौन से हैं, दोनों करेक्ट हमारे लिए, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन एडीए के अंदर रहने वाले हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एडीए के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन भी देखने हैं, अपने आप को एनालाइज करना है, तो मेरे यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे मैं नया सब्जेक्ट, नया वीडियो अपलोड करूंगा इस सीरीज के अंदर, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पता लगा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एडीए के अंदर रहने वाले हैं, स्क्रीन टेस्ट के अंदर रहने वाले हैं, और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो एक आइडिया लग गया होगा कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रहने वाले और किस टाइप के क्वेश्चन रहने वाले, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकें और आप इस एग्जाम को ईजिली क्रैक कर सकें। ठीक है, सो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।